ठीक है। तो अपने को बस इतने पे फोकस करना है कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें एक पुलिस वाला बिना वारंट के किसी व्यक्ति को कभी भी अरेस्ट कर सकता है। ना दिन देखेगा रात कर सकता है वो अरेस्ट, कभी भी किसी के साथ, किसी के साथ किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, उसको कोई लेना देना नहीं। बट वो कब और कौन से कंडीशंस होंगे, तो वो कंडीशंस यहां पर मैं बताऊं आपको। तो सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में जो बताया है वो ऑफेंस की कैटेगरी बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जिनको कोई डाउट है उनके लिए। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड होल्ड करिए। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ है कि भाई ऑफेंस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। इन्होंने बताया कि कोई ऑफेंस ऐसा है जो पुलिस के सामने कर दिया गया तब, अगर ये रहेगा तब, अगर नहीं है तब उस कंडीशन में, यानी कोई कैटेगरी ऐसी हो जिसमें कि आप ऑफेंस करते हो और वो ऑफेंस अगर सीधे सीधे तौर पर कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी का मामला बन गया, वैसे कंडीशंस हो गए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, सीधे सीधे तौर पर आपको पुलिस वाला आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। इतना सा पॉइंट है। ओके। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं एकदम सिंपल रिकैप कर दे रहा हूँ, दिमाग में सेट करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। ये जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं पहले से, ये रहा फर्स्ट सब सेक्शन। इन्होंने क्या बोला कि ऑफेंस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफेंस यानी ऑफेंस में अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है पुलिस के सामने, तो पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरा कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट फाइल हुई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने एक ऑफेंस किया है, अगेन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट वो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस नेचर का कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि जो सजा हो सकती है विच मे बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years विथ और विदाउट फाइन, यानी अप टू 7 years तक की अगर सजा हो जाएगी तो उस मामले में भी पुलिस सीधे सीधे आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो यहां पर क्या बोला कि यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर लो। कॉग्निजेबल ऑफेंस चाहे तुम 1 साल वाला करो, 2 साल वाला करो, 3 साल वाला करो, 4 साल वाला करो, 5 साल वाला करो, 10 साल वाला करो, चाहे 20 साल वाला करो। पुलिस की आंखों के सामने किसी ने रेप कमिट कर दिया, डकैती कमिट कर दी, किडनैपिंग कर दिया, एबडक्शन कर दिया, चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, तो यहां पर कोई भी आपको ईयर मेंशन नहीं है कि 1 साल है, 2 साल है, 3, बस आपको मैंने क्या बोला, आप दिमाग में सेट करना, ऑफेंस के हिसाब से कैटेगरी से इन्होंने बांटा है। यानी जैसा बोलते हैं ना, जैसा देवता वैसा चढ़ावा, जैसा देवता वैसा प्रसाद। तो देवता यहां पर क्या है कि जैसा आपने ऑफेंस करा है उसके हिसाब से पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, नहीं तो नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस पकड़ेगी। उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बनाई कि अगर सिंपल जनरल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का, अगर दंड होता है पुलिस के सामने कर दिया, कोई भी ऑफेंस हो कॉग्निजेबल होता है, लेके जाएगा। दूसरा कहा 7 साल तक, लेकिन 7 साल वाले में कंडीशन दे दिया। 7 साल वाले में कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो, अगर सस्पिशन है तो, देखिए कोई सूचना फोन पर देगा तो पुलिस वाला अरेस्ट करेगा, अगर शक हो जाएगा तो कर लेगा, शक शक हो जाएगा तो, सो रीजनेबल कंप्लेंट मिला तो करेगा। अगर सूचना, कहीं कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन में बहुत तगड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, भयंकर डिफरेंस है। अब ये कंप्लेंट का मतलब भी आप लोग समझेंगे आगे, मैं बताऊंगा कि कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ कि कहीं मिलता नहीं है। ये क्यों लिखा है इन्होंने कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड इन्फॉर्मेशन? क्या पुलिस वाले को कंप्लेंट मिलता है? इज इट सो? कभी सोचा है इस एंगल से, कभी इस पॉइंट से सोचे कि हाँ पुलिस वाले को हम कंप्लेंट करते हैं कि सूचना देते हैं? खैर वो आगे मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, ये सब इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वाली, ठीक है। खैर एग्जाम में किसी भी, देखिए अभी आज ही कल कल पेपर हुआ था राजस्थान का, ठीक है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन गलती पूछ लिए लेकिन बहुत इन डेप्थ पूछे हैं, ट्विस्ट कर करके। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी मोड का क्वेश्चन हो, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। खास की क्रिमिनल लॉ तो मैं आपको इतना कर ही दूंगा। नाउ सी, तो यहां पर मैंने बोला कि अगर 3 कंडीशन हो प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो मतलब क्या हो गया, अगर कोई, कहा गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, पुलिस के सामने हो, पुलिस ऑफिसर के सामने हो, तो क्या लगाना है आपको, ध्यान दीजिए सीधा,
सेक्शन 35 सब सेक्शन 1A पुलिस ऑफिसर के सामने होगा तो A। दूसरा कह रहा हूं कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन ये पुलिस के सामने नहीं होता है, ध्यान दीजिए यहां पर, यही चीज आपको दिमाग में सेट कर लेना है, पुलिस के सामने नहीं होगा ये ऑफेंस। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पुलिस के सामने नहीं हुआ है बट पुलिस को क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, दैट इज क्रेडिबल वन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, या मिलता है कंप्लेंट। कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन क्या होता है प्रैक्टिकल में बाद में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट, या होता है पुलिस वाले को सस्पिशन, शक। तो अगर ये हुआ तब फिर इसमें अब क्या कहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट और सस्पिशन ऐसे अपराध के लिए होना चाहिए, ऐसे ऑफेंस के लिए होना चाहिए जिसमें 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा होती हो। तो कौन सा सेक्शन लगेंगे हमारा, 31(1)B। एकदम रट के घोट जाओ, ये एग्जाम में पूछेगा और एकदम मिनी क्लॉज पर पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा, आप ऐसे आंसर देंगे, मैं 200% विद गारंटी कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, 200%। इस चीज को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए क्योंकि आप सेक्शन सब सेक्शन वाइज आंसर दे रहे हैं, यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो पुलिस के सामने 35(1), पुलिस के पीछे हो रहा है या उसमें सस्पिशन, इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट आ रही है, 7 साल का चक्कर लग गया तो 1B। अब आगे आगे तीसरा, इसमें भी आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है लोगों को तकलीफ देता है तो मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूं यहां से ये पूरा तक, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो B हो गया, B के नीचे आ गया, ठीक है। नाउ नेमली if the which may be extend to 7 if the following conditions are satisfied namely, तो यहां तक तो खैर क्लियर है कि भैया होगा तो 7 साल, लेकिन आगे कहते हैं कि जो कंप्लेंट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है या सस्पिशन मिलता होता है, मैंने क्या बोला, सस्पिशन, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन, सस्पिशन, ठीक। अब ये मिला तो ये कंप्लेंट मिलने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है तो ही अरेस्ट करेगा, अदरवाइज नो। और अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, जरूरी इसीलिए है क्योंकि 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 वो पर्सन फर्दर ऑफेंस कर सकता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। इसीलिए देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट क्यों कर सकता है विदाउट वारंट, जहां पर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, सस्पिशन हो। भैया सस्पिशन ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है, कंप्लेंट ही तो है, इतने पर क्यों अरेस्ट कर लोगे आप। मतलब अगर मैंने शाहरुख खान साहब के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, कंप्लेंट कर दी या इंफॉर्मेशन दे दिया, तो क्या शाहरुख खान को जाके रातों रात अरेस्ट कर लिया जा सकता है? द आंसर इज नो, नहीं करेगा। अब उसके लिए मीडिया जो चिल्लाए, आम आदमी जो है कि जो लॉ नहीं जानता वो चिल्लाता रहे कि भैया वो शाहरुख खान है इसीलिए उनको नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह नेसेसिटी नहीं है। क्यों नेसेसिटी नहीं है? क्योंकि पहली बात तो हो सकता है कि वो आदमी फर्दर ऑफेंस ना करे, अगर वो करेगा तो पकड़ लेगा। हाँ, अगर जहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है उसको बिना अरेस्ट किए तो फिर अरेस्ट कर लेगा, और यहां पर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात कि भैया वो बंदा एविडेंस को कहीं भी टैंपरिंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर लगता है कि शाहरुख खान साहब एविडेंस को टैंपर कर सकते हैं अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके, तो डेफिनेटली अरेस्ट कर सकते हैं। चौथी बात कि भैया अगर उसको अब गवाहों को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, थ्रेटनिंग दे सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, लालच भय डर दिखा सकते हैं, तो फिर कर लेंगे अपन, नहीं तो नहीं। तो मतलब क्या हो गया, दो बातें कंक्लूड करनी है। दो बातें कंक्लूड क्या करनी है? नंबर 1 देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से डाल लीजिए दिमाग में। सेक्शन 35(1)B के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। इसमें क्या तीन एलिमेंट पहले ही आता है। पहला एलिमेंट आता है CIS, ठीक है। सो क्रेडिबल, सॉरी, कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन। सो यहां पर होगा रीजनेबल कंप्लेंट, तो यहां पर आप लिख लीजिए कंप्लेंट होता है, ठीक है। यहां पर इंफॉर्मेशन मिला और तीसरा यहां पर सस्पिशन हो गया। ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजें होंगी, प्लस ऑफेंस कितने साल का होगा, दंड कितने साल का होगा, 7 साल का। अगर ये होगा तो अरेस्ट करेंगे, लेकिन फिर कहता है इसी में अरेस्ट तब करेंगे जहां पर लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बंदा क्या करेगा, फर्दर ऑफेंस कर सकता है, ठीक है, फर्दर ऑफेंस करेगा, एविडेंस को टैंपर करेगा, एविडेंस की टैंपरिंग करता होगा तब, ठीक है। तीसरा, वो विटनेस को डरा धमका सकता है, प्रॉमिस लालच ये सब दे सकता है, तब हम क्या कर सकते हैं, ये करेंगे, ठीक है। तीसरा, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहां पर अरेस्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4।
इसके अलावा क्या दिया है, एविडेंस टेम्पर हो गया, इंड्यूसमेंट का ले लिया, इन्वेस्टिगेशन करवा दिया, फर्दर ऑफेंस भी करवा दिया, नेसेसरी है तो भी, तो सारी चीजें हो गई। यहां पर लास्ट में कहता है अनलेस सच पर्सन अरेस्टेड, उसको कोर्ट में जब तक हम लेके नहीं आएंगे तब तक मामला नहीं बन सकता है। सो कोर्ट में उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमें अरेस्ट करना चाहिए, तब ये अरेस्टिंग होगी। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आप एकदम सेट कर लीजिए माइंड में, पुलिस वाला कब कब बिना वारंट के अरेस्ट करेगा, अगर उसकी आंखों के सामने अगर कोई भी व्यक्ति कॉग्निजिबल ऑफेंस करेगा, अरेस्ट करेगा ही करेगा। अगर उसकी आंखों के सामने नहीं होता है, कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशन होगा तो वो अरेस्ट करेगा, लेकिन साथ में ये देखेगा कि अरेस्ट करना क्या जरूरी है, अगर जरूरी है तो करेगा, जरूरी कब है, तो ये 5 पॉइंट है तो जरूरी है। क्लियर, तो 35(1)(v), ठीक है, ये यहां पर दिमाग में डाल लीजिए। नाउ अब आइए नेक्स्ट, यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, प्रोवाइजो, ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस, जहां पर अरेस्ट करना जरूरी नहीं है वहां पर पुलिस वाला लिखित में देता है कि हमको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मान ली मैंने जैसे एग्जांपल दिया शाहरुख खान साहब का, कि भाई शाहरुख खान साहब को अरेस्ट करना क्यों जरूरी नहीं है, मान लो उनके खिलाफ क्रेडिबल किसी ने कंप्लेंट कर दी, क्या कंप्लेंट कर दिया, अब कंप्लेंट है, इंफॉर्मेशन भी है, सस्पिशन, तीनों बच जाए, फिर भी अरेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका रीजन बताओ। तो रीजन क्या लिखेगा पुलिस वाला पता है आपको, लिखेगा कि भाई किसी तरह का ऑफेंस नहीं किया है, देश छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीटली कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी गवाह को डराया धमकाया नहीं गया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, लालच, ये सब कुछ नहीं दिया गया है, और उसको अभी पकड़ के कोर्ट में ले जाने की ऐसी हमें जरूरत नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन स्मूथली चल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि शाहरुख खान साहब को अरेस्ट करने की कोई जरूरत है, चाहे किसी भी पर्सन को, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है, वो आप पकड़ लेना, ठीक है, दूसरा पार्ट खत्म ना। अब आइए इसके बाद सी वाले पार्ट पर, इसको भी आपको बता दूं सिर्फ ऑफेंस पर चलता है, पूरा ये पार्ट ऑफेंस पर चलेगा। देखिए क्या लिखा है, अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कि भैया उसने क्या किया, कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है, मोस्टली कॉग्निजिबल ऑफेंस, जिसमें क्या लिखा है, सजा होगी, और जिसमें वो सजा जो होती है वो मोर देन 7 ईयर्स के लिए होगी, यानी कोई भी ऐसा अपराध जिसके बारे में क्रेडिबल सूचना मिली है, सिर्फ सूचना मिली है, मतलब ये पुलिस के सामने नहीं हुआ है, किसी ने फोन करके सूचना दे दी पुलिस को कि जनाब इस आदमी ने सो एंड सो ऑफेंस कर दिया है, तो ऐसा ऑफेंस क्या है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो सकती है, विथ और विदाउट फाइन, डेथ सेंटेंस हो सकता है। तो सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने फोन पर कह दिया जनाब एक जगह मर्डर हो गया है, या मेरे भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया है, तो अगर इस तरह की सूचना मिल गई तो यहां पर भी पुलिस अरेस्ट करेगी और विदाउट वारंट करेगी, क्यों, यहां पर सीधा प्रोविजन है। तो फिर मैं बता दूं ऑफेंस की कैटेगरी पर, तो यहां पर क्या लग जाएगा, 35(1)(c), ये कब लगता है, जबकि 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान होगा, डेथ सेंटेंस का प्रावधान होगा, उस मामले में आंख बंद करके पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। क्लियर, यहां पर कुछ नहीं लिखा है लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सब कुछ नहीं लिखा, सीधा क्या लिख रहा है, देखिए मैं एक बार धीरे से पढ़ दे रहा हूं, अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। तो भैया जो सूचना मिली है उसके आधार पर पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंच रही है कि बंदे ने सचमुच में ऐसा अपराध किया है जो डेथ सेंटेंस वाला है, 7 साल से ऊपर वाला है। तो यहां पर भी क्या निकला, ऑफेंस की कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया सी वाला पार्ट, कैसे बताया था वो मैं आपको रूट बता दे रहा हूं। डी में आइए, डी पर देखिए। सर इसमें सर 7, बोलिए सर। सर इसमें 7 साल कवर हो जाएगा, विच 7 में साल, एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, इसमें 7 साल भी कवर हो गए। नहीं नहीं, 7 बीच साल में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स है, तो 7 साल या 7 साल से ऊपर, तो अप टू 7 तो खत्म हो गया सर, अप टू तो ऊपर वाले में है। वही अगर, सर इसमें हाँ इसमें ये लिखा है 7 साल से ऊपर चला जाएगा। मोर देन 7 ईयर्स का लिखा है, हाँ मैंने मोर वही देन कहा कि 7, हाँ आएगा, हाँ मोर देन 7 आएगा, अप टू 7 नहीं आएगा, अप टू 7 नहीं। मतलब 7 साल इसमें कवर हो रहा है सर, कि 7 साल से ज्यादा। 7 साल से ज्यादा, 7 साल तक वाला पावर ऊपर है, 7 साल वाला बी में है, वही 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 सर। बीच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स यहाँ पर है, ठीक है। नाउ उसके बाद आइए इसके थर्ड पार्ट पर, कहाँ चला गया जो, एक सेकंड, ठीक है, अब आइए उसके बाद देखिए ऑफेंस वाली पार्ट, तो ये ऑफेंस की कैटेगरी यहां पर खत्म हो रही है।
अब यहां पर डी में आइए, तो डी में क्या बोलता है? ऑफेंस नहीं, ऑफेंडर। तो यहां पर कहता है अगर कोई पर्सन है जिसको कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या तो राज्य सरकार ने किया है, या तो क्या कहते हैं अंडर दिस संहिता, यानी किसी कोर्ट ने किया है। तो अब यहां पर हम लोग ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां ऑफेंडर की बात करेंगे। 35(1)D, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफेंडर की बात कर रहे हैं। ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई व्यक्ति है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन डिक्लेयर कर सकता है? इसके अच्छा ऊपर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनी हुई है, देख लेना, देखा देखने का मन हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसको कहते हैं? तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या तो कोई राज्य सरकार डिक्लेयर कर सकती है, या तो सो कॉल्ड कोर्ट। कोर्ट किसके प्रोसेस के हिसाब से? BNSS के प्रोसीजर के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, अपराधी की बात कर रहे हैं। किसी को अपराधी डिक्लेयर किया जा चुका है तो वो। नाउ उसके बाद आइए ई, कहते हैं कि जिसके पास से, यहां भी अपराधी है, तो जिसके पास से अगर कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति मिलती है, क्या बोल रहा है कि विच में रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। सो स्टोलन प्रॉपर्टी, फिर से क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? अपराधी की बात। 35(1)E, अगेन ऑफेंडर। किस चीज का ऑफेंडर? स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंडर। जिसके पास चुराई हुई संपत्ति हो सकती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। चुराई हुई संपत्ति हो सकती है तो उसको भी पुलिस वाला अरेस्ट कर लेगा। तो उसके लिए कौन सा सेक्शन इस्तेमाल होगा? 35(1)E, यहां तक। एफ में आइए, जो कोई व्यक्ति, फिर अपराधी, जो कोई व्यक्ति पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर while in the execution of his duty और who has escaped। तो पहले कहता है उसकी ड्यूटी करने से रोक देगा, या जो भाग चुका है, स्केप्ड, बच के निकल गया है, या निकलने की कोशिश करता है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। तो जो एग्जीक्यूशन से रोकता है, या जो भाग चुका है, या भागने का प्रयत्न करता है, तीनों के लिए। तो हम फिर से क्या ले रहे हैं? 31(E) की जगह F। यहां भी कौन है? ऑफेंडर। किस तरह का ऑफेंडर है भाई? पहला ऑफेंडर कौन सा ऑफेंडर है? पहला जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी। तो जो ड्यूटी में। दूसरा, जो भाग चुका है, हैज बीन एस्केप्ड, जो भाग चुका है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस को कोई वारंट नहीं चाहिए। और तीसरा, जो सिर्फ प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू एस्केप, उसके लिए भी नहीं चाहिए, उसके लिए भी नहीं चाहिए कोई भी एविडेंस, सॉरी एविडेंस कह रहा हूं, वारंट। ठीक है, नाउ तो यहां भी आ गया ऑफेंडर। आइए 31(F) के बाद क्या आएगा? जी। देखिए यहां पर जी क्या लिखा? रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर। तो डिजर्टर यहां कौन? ऑफेंडर कौन है? डिजर्टर। ऑफेंडर कौन है? डिजर्टर। तो अगर डिजर्टर है तो उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 35(1)G के बाद लगा दीजिए H। H में क्या हो गया? क्या लिखा है? ये देखिए बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। तो क्या लिखा है? कंसर्न इन एनी कमिटेड इन, इसको बोलते हैं रिक्विजिशन वाला मामला। ठीक है, सो नाउ यहां पर रिक्विजिशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? रिक्विजिशन, ये वाला पार्ट होगा यहां पर। रिक्विजिशन सी, हु हैज बीन कंसर्न्ड और इन अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और रीजनेबल सस्पिशन हैज बीन कंसर्न कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये कि एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। तो यहां भी अगेन ऑफेंडर है। तो अगेन ऑफेंडर है। ऑफेंडर कौन है? जो ऑफेंस कमिट करता है, ऑफेंस कमिटेड आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, भारत देश के बाहर अगर किसी ने अपराध किया है तो भी वो यहां पर पुलिस के द्वारा बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब आप समझिए नेपाल में किया है मर्डर, तो उसको इंडिया में पकड़ा जा सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर वो भटकते हुए इंडिया के किसी भी, मान लें नेपाल में मर्डर करके भागा हुआ है, वो चेन्नई में मिल गया तो चेन्नई में पकड़ लेगा। इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी कोने में मिल जाएगा, वहां से वो पकड़ा जा सकता है सीधा। उसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं है, बस पुलिस को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। 30। सर इसमें हाँ, सर इसमें रहेगी ना, एक्स्ट्राडिशन जब होगा तो तभी तो उसको क्राइम करके वापस भेज सकते हैं ना। नहीं, अगर एक्स्ट्राडिशन का मामला तब होता है, मैं उस पर बता रहा हूं। एक्स्ट्राडिशन का मामला कब होगा? जहां पर अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में अपराध करता है तब, या वहां का नागरिक, सो कॉल्ड विदेश का नागरिक इंडिया में अपराध करता है तब। दोनों मामलों में एक्स्ट्राडिशन काम करता है। यहां इन्होंने लिखा भी है इस चीज के लिए, अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज, अदरवाइज भी है, लाइबल टू बी एप्रीहेंड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया।
तो एक्स्ट्राडिशन जहां पर एग्जिस्ट करता है वहां पर बिल्कुल है, जहां नहीं करता है नहीं करता है। एक्स्ट्राडिशन का मेन पर्पस होता है बंदे को, एक्स्ट्राडिशन का मतलब इधर से उधर भेज देना। मतलब अब सपोज कीजिए, यहां पर मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि हिंदुस्तानी आदमी, इंडियन सिटीजन, अमेरिका में जाके मर्डर कर दे, तो एज पर अमेरिकन लॉ, एज पर यूएस के लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ट्रायल चलेगा, सजा मिलेगी, ये जनरल लॉ है। लेकिन अगर कोई बंदा बच करके भाग के निकल के आ गया यूएस से इंडिया, मर्डर किया और भाग के आ गया, तो वैसे केस में क्या होगा? तो वैसे केस में उसको इंडिया में उसके वहां के ऑफेंस के लिए यहां पर सजा मिले, बिकॉज मर्डर इज पनिशेबल इन यूएस ऑल्सो एंड मर्डर इज पनिशेबल इन इंडिया ऑल्सो। यानी हत्या यूएस में भी दंडनीय अपराध है, यहां भी दंडनीय अपराध है। सीधा सा फंडा है। अगर वो इंडिया में दिख गया तो इंडिया में उसको पनिशमेंट देंगे, ट्रायल चला देंगे, और नहीं तो फिर वहां चलता है, चलेगा। या अगर यहां पर भारत की सरकार कहती है कि आप ऐसा करो, हमको वो सौंप दो, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अगर उसका रूल अलाउ करेगा, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, तो ये इसकी गवर्नमेंट उस बंदे को इंडिया दे देगी, फिर इंडिया अपना चला सकता है। सर इस अदरवाइज की कोई एग्जांपल सर, अदरवाइज जो लिखा है इसमें, एक्सट्रेडिशन और अदरवाइज भी तो अदरवाइज। मैंने कहा ना कि एक्स्ट्राडिशन के अलावा वो खुद ही बंदा भटक के आ गया, वो जहाँ पे खुद ही। एक्सट्रेडिशन ना हो, ट्रीटी ना हो हमारी हाँ, किसी एक्स्ट्राडिशन नहीं है, कंट्री। खुद ही आ गया। एक्स्ट्राडिशन है भी तो चलिए जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूके के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बहुत कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। आप उसको निकालिए, यूट्यूब यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे निकालिए, मिल जाएगा कितने कंट्रीज के साथ है। मेरे को जहाँ तक लगता है 61 या कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ है। एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान नहीं है, 61 समथिंग है, तो उस कंट्रीज के साथ हैं आपके पास। तो जहाँ पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो देगा, लेकिन वो अपने रूल के अकॉर्डिंग देगा। जैसे अभी विजय माल्या, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है, लेकिन वो कहता नहीं देंगे। क्यों देंगे भैया? क्यों देंगे विजय हम्म माल्या को? क्यों देंगे? वो जो ज्वेलरी ब्रांड बनाने वाले थे, क्या नाम था उसका? नाम भूल गया मैं उसका, जो चला गया अभी, गुजरात वाले जो थे। तो वो सब जो है क्या, उन सबको एक्स्ट्राडिशन के अलावा भी लाया जा सकता है, आ सकते हैं, अगर वो भटकते भटकते आ गए किसी और कंट्री में, पकड़े गए तब। मान लीजिए कि वो तो सेफ कहाँ है, सिर्फ यूके में, यूके से वो किसी और कंट्री गया, तो वहां पर पुलिस पकड़ लेगी इंडिया की, उस कंट्री के हेल्प से उसको पकड़ लिया जाए। वो दुबई में गया, दुबई में अगर कह दिया कि भाई दुबई के लिए है ऑलरेडी, तो दुबई में उसको पकड़ के रख लेंगे, फिर इंडिया ले आएंगे। अब वो यूके जाएगा ही नहीं, सीधे वहां से यहाँ आ जाएगा। इसलिए वो उसी कंट्री में भटकते रहते हैं। उनके लिए बहुत जोखिम होता है उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री जाना, बहुत मुश्किल होता है। जिसके खिलाफ ऐसे ऑफेंसेज रजिस्टर्ड हो गए, तो वो कंट्री को छोड़ के अलग नहीं जा पाता है, अगर गया पकड़ा गया तो गया काम से। ऐसा इसके साथ हुआ था छोटा राजन के साथ। छोटा राजन थाईलैंड में पकड़ा गया था शायद। देखिए, हु बीइंग ए रिलीज्ड कन्विक्ट, अब ये भी क्या है, ऑफेंडर, ऑफेंडर है ये, तो यहां पर भी ऑफेंडर है, ऑफेंडर रिलीज्ड कन्विक्ट। रिलीज्ड कन्विक्ट का मतलब पहले से ऑलरेडी सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता मतलब सजा काट के कंप्लीट करके आ गया। मर्डर किया था, 10 साल की सजा हुई, छोड़ के छूट के आ गया। चोरी के केस में था, सजा काट के आ गया। सो रिलीज्ड कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब दोषी था अब लेकिन रिलीज हो गया। सो रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स ए ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 394। तो 394(5) 394 सबसेक्शन 5 का वायोलेशन करता है। तो 394(5) का वायोलेशन क्या होता है, सिंपल समझिए। भाई सरकार कहती है कि जब ये ऐसे अपराधी को छोड़ा जाता है ना, तो कुछ समय तक के लिए वो जहां जहां रहेगा, अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देगा जहां पर भी वो रहेगा। अब ये कंडीशन वो छोड़ देता है, तोड़ देता है, तो उस कंडीशन में उसको भी पुलिस वाले बिना वारंट के कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सब तो बताया भी नहीं जाता, कोई वकील साहब भी नहीं बताते नॉर्मली, या कोर्ट में बताया तो या तो इग्नोर करता है या तो नहीं करता है। तो भी पुलिस वाले क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, 20 साल बाद, 40 साल बाद कभी भी अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह चलता है। तो ये भी एक ऑफेंडर है, ये भी हो गया 35(1)(I). तो यहां पर हो गया आई। अब आइए नीचे 35(1)(J), मैं आपको इसका शॉर्टकट दूंगा अभी जस्ट इसके बाद। जे में क्या लिखा है, रिक्विजिशन, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर भी ऑफेंडर होगा। ऑफेंडर को हम अरेस्ट कैसे करेंगे, रिक्विजिशन के बेस पर। रिक्विजिशन मैंने पहले ही बताया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को आप, अगर आपके यहाँ दिखे, आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में दिखे, आप उसको काइंडली अरेस्ट कर लीजिए। ठीक, अब यहां पर हो गया मामला खत्म। ठीक है, ये हो गया 2। तो अब हमारे पास जे तक का पूरा प्रोविजन। तो अब देखिए क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सी, ये हमने किया 35(1)(C), ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहां से, और इसको आप मैच कीजिए। ये रहा 35(1)(A) से लेके C तक। इसमें हम ऑफेंस के बेस पर कैटेगरी बना चुके हैं, और 35(1) में डी से लेकर के J तक
फिर से बता दे रहा हूं, डी से लेकर के जे तक। सो डी टू जे हम ऑफेंडर के बेस पर कैटेगरी बना चुके हैं। तो मोटे तौर पर क्या है, हमारे जो सोकॉल्ड बीएनएसएस है या पुराना सीआरपीसी था, वो कैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट अरेस्ट, सॉरी, बिना वारंट के अरेस्ट करवा रहा है। किसी भी व्यक्ति को पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, तो या तो वो अपराधी पहले से होगा या तो उसने अपराध किया होगा। तो ऑफेंस करेगा तो 35(1)(a) से लेके सी तक का कैटेगरी है, उसके अलावा डी से लेके जे तक का कैटेगरी है। अब एक बार आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से कहाँ गया, ये रहा ना, 1 पुलिस के सामने किया तो आपके लिए 35(1)(a) अप्लीकेबल हो रहा है, पुलिस के करने के लिए अरेस्ट करेगा बिना वारंट के। बी में बिना उसके सामने नहीं कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं तो भी हो गया। सी में 7 साल वाला मामला हो गया। इसके बाद यहां पर सी में 7 साल से प्लस का मामला हो गया। डी में आता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, डी में आएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ई में आएगा स्टोलन प्रॉपर्टी। एफ में आएगा कौन, जो तकलीफ देता है पुलिस को, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन पुलिस को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, भागता है, भागने की कोशिश करता है। उसके अलावा आपका एफ के बाद हो गया जी, जी में हो गया डिजर्टर। उसके अलावा एच में हो गया ऑफेंस कमिटेड आउट ऑफ इंडिया। आई में हो गया रिलीज कन्विक्ट। जे में हो गया रिक्विजिशन। तो अगर कभी ऐसे पूछ दे एग्जाम में आपको, ये सब टेढ़ी मड़ी शैतानी करते हैं, डीजीएस में करें, हरियाणा में करें, बाकी जगह कॉपी पेस्ट हो जाए, कहेगा सबसे पहले में क्या, लास्ट में क्या, तो लास्ट में रिक्विजिशन है, जे में रिक्विजिशन है, और सबसे पहले में पुलिस के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस करना होता है। क्लियर? तो ये आपको मैंने कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का प्रोविजन बता दिया। सर इसमें थोड़ा सा एक जगह पे कंफ्यूजन ये है ना, बताइए, प्रोक्लेम्ड, सर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डर में क्या डिफरेंस है सर, उसमें क्या फर्क है सर, मेन डिफरेंस प्रोक्लेम्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफेंडर और किसको बोलते absconder? हैं? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसको बोलते हैं? जो सर जिसने सर कमिट वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस नहीं और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, हाँ बोलिए, अच्छा कोर्ट आप पूरी, आप बोलिए, पूरी बात बोलिए। में सर जो कोर्ट के सामने वो अवेलेबल नहीं होता है कि ऑन द डेट ऑफ हेयरिंग्स, और हम्म फिर उनके अब जैसे पहले समन निकला बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, उनके हम्म उसके बाद हम्म 52 हम्म हम्म सीआरपीसी की जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है, उसमें ऑफेंडर्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है हम्म कि जो कोर्ट में अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम्म एब्सकॉन्डर है कि ही इज एब्सकॉन्डेड, वो कोर्ट के सामने आता ही नहीं है अब, लेकिन उसको पुलिस भी डिक्लेयर करवा सकती है कि दैट पर्सन इज प्रोक्योरमेंट हम्म और एब्सकॉन्ड। लेकिन हम्म। मेन डिफरेंस सर मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्या मेन डिफरेंस क्या कंफ्यूजन हो, है? कोई वही ना कंफ्यूजन नहीं है, प्रोक्लेम, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आप बेकार में कंफ्यूजन ले रहे हैं। प्रोक्लेम्ड ठीक ऑफेंडर क्या होता है, एब्सकॉन्डर क्या होता है? एब्सकॉन्डर तो यहाँ पर खैर कोई वर्ड आया ही नहीं है, पहले तो ये बताइए, एब्सकॉन्डर वर्ड है यहाँ पर? एब्सकॉन्डर है के नहीं, लिए हम, एब्सकॉन्डर के लिए हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है, बताइए? नो किसी भी, सर किसी भी प्रोविजन में है एब्सकॉन्डर वर्ड? इसमें नहीं है, लेकिन सर तो मुझे तो माइंड में हाँ, तो माइंड अराइज में हो गया। तो आप अब ये बताइए मुझे, अगर कोई बंदा एब्सकॉन्ड कर रहा है तो क्या एब्सकॉन्डर के लिए उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं? सवाल ये है मेरा। एज बिल्कुल पर सेक्शन 35(1) कर लेंगे? अगर कोई बंदा एब्सकॉन्डर है तो मैं सिर्फ 35(1) पर कॉन्सेंट्रेट करके बोल रहा हूँ, बाहर दूसरे तीसरे सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 35(1) ना, के उस अकॉर्डिंग हिसाब से कर तो नहीं, लेंगे? नो सर। तो बात खत्म हो गई सर। ऐसे आप जो पूछ रहे हो उसका सिंपल मतलब है, एब्सकॉन्डर का मतलब होता है कि हमने किसी को सम्मन भेजा, वारंट भेजा, अब वो बच के भाग रहा है, सम्मन का तामिल नहीं हो रहा, तामिला जिसको बोलते हैं, सम्मन सर्व नहीं हो रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं सम्मन सर्व नहीं हो रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, लेने से बच के भाग रहा है। वारंट जारी है, वारंट इशूड है, लेकिन वो लेने से बच, उसका वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्डर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर तो तब होगा ना, इसके लिए अलग सिचुएशन है, पर्टिकुलर ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा तब उसको कोर्ट ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ऑफेंडर के लिए फिर वो बीएनएस और बीएनएसएस मिला के पढ़ेंगे, उसके लिए मैंने पहले ही बोला आपको, बीच में बोला भी सबके लिए कि प्रो उसके ऊपर बहुत बढ़िया मैंने एक वीडियो बना के रखा, अगर टाइम मिले तो कभी निकाल के देखिएगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब किस कंडीशन में किसी को डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, कैसे होता है, सब डिटेल से एक एक टॉपिक है, एक टॉपिक ही पूरा उसके ऊपर है सेपरेट, ठीक है? चलिए यार, ऐसे भी टेंशन लेने की बात नहीं, अब स्कॉन्डर यहाँ पर कोई है नहीं, अब स्कॉन्डर के लिए यहाँ पर प्रोविजन है ही नहीं, ओके? तो ए से लेकर के जे तक का पूरा पार्ट आपको बता दिया, इसको जहां तक हो सके अपने दिमाग में डालने की कोशिश करिएगा, इसका ट्रिक फिर आएगा तो फिर मैं ट्रिक भी आप लोग को शेयर कर दूंगा, ओके? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, यानी कि सोकल्ड सब सेक्शन 2, 35 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके? चलिए देखिए, यहां पर आता है सब सेक्शन 2 का पार्ट क्या कहता है। सब सेक्शन 2 का पार्ट बहुत क्लियर कहता है कि भाई
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। तो 39 जब आएगा तब की तब देखें। यहां क्या लिखा है इन्होंने, कोई भी पर्सन जिसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और यहां पर लिख दिया नो। तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, कहते कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, या जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुआ है, या जिसके खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। देखिए बहुत बारीक चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट करूं तो बड़ी टेक्निकल बात है। अब मैं आपसे यहाँ पर आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको गौर करना, कभी पढ़ो तब। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द मैं पढ़ के बता रहा हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। चलिए पहले 39 का ही जरा दर्शन कर लें। इसको मैं 39 इधर निकाल दे रहा हूं, ये रहा 39। ठीक है, आपके सामने। ठीक, नाम पता नहीं बताएगा, रिफ्यूज करेगा तो किसी बंदे को हम अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। ओके, नाउ नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड। फर्क समझ में आ रहा है? 35 का 1 और 35 के 2 में बड़ा फर्क हो गया। 1 में लिखता है कंप्लेंट, नहीं लिखता है रीजनेबल कंप्लेंट, यहां पर कहता है सिर्फ कंप्लेंट। तो आपको क्या लगता है जो ड्राफ्ट कर रहे हैं मूर्ख लोग बैठे हैं? जो लेजिस्लेचर है क्या वो मूर्ख है? द आंसर इज नो। बहुत सोच समझ के उन्होंने लिखा है, यहां पर सिर्फ कंप्लेंट लिखा है, और 35 के सबसेक्शन 1 में कहते हैं नहीं नहीं, रीजनेबल कंप्लेंट होना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लेंट एंड रीजनेबल कंप्लेंट? ढूंढिए कहीं मिले तो। कंप्लेंट और रीजनेबल कंप्लेंट में फर्क क्या है? अरे कंप्लेंट कंप्लेंट है, रीजनेबल कंप्लेंट क्या होता है? ठीक है, अभी सुनते जाइए पहले। सो कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। सो यहां पर सिर्फ कंप्लेंट किया, यहां पर कहते हैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रिसीव हुआ, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज इज हैविंग सो कंसर्न शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट ए वारंट और ए और एन ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। सिंपल फंड। तो हमने दो बातें कर ली। नो पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात है, नॉन कॉग्निजेबल, या जिसके खिलाफ सिर्फ कंप्लेंट है, या जिसके खिलाफ सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या जिसके खिलाफ रीजनेबल सस्पिशन है, तो उसने ऐसा किया है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो पर्सन अंडर ए वारंट, यानी वारंट के साथ अरेस्ट किया जाएगा या मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जाएगा। यानी अगर यहां पर आप आओगे तो वारंट लाना पड़ेगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वारंट लेके आई, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, लेकिन किस चीज का है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से कनेक्शन है तब। ठीक है, आइए जरा नीचे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको थोड़ा पहले समझिए। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जो पुलिस ऑफिसर है, इन ऑल केसेस जहां पर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, याद कीजिए ये सेक्शन जो है ये 41A से कंट्रोल होता है। 41A इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सीआरपीसी का। कहते हैं उन सारे मामलों में जहां पर कि अरेस्ट करना किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं है, एज पर अंडर सबसेक्शन 1, यानी 35(1) के तहत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, मत करो। तो वैसे व्यक्ति को क्या करो? नोटिस जारी करो। सो 35(3) के अंदर अब नोटिस जारी होगा। पहले 41A सीआरपीसी में होता था, अब 35 के सबसेक्शन 3 में नोटिस जारी होगा। क्लियर? इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन, उस पर्सन को डायरेक्ट करते हुए कि भैया तुम्हारे खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट आया है, या तुम्हारे खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो कि रिसीव हुआ है, या एक रीजनेबल सस्पिशन बनता है कि तुमने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। यहां पर यह नहीं लिखता है कि 7 साल वाला, कि 7 साल से ज्यादा, कि 7 साल से कम, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, कुछ नहीं, बस सिंपल कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो तुम हमारे सामने जो भी मैं एड्रेस बता रहा हूं उस एड्रेस पर तुमको अपीयर करना है, वो तुमको आना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, अगर जब भी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को इस तरह का नोटिस जारी कर दिया, अब मैं एक बार पूरा इसको आपको बताता हूं, फिर एक समरी दूंगा बहुत शानदार वाली।
आप उसको समझ के नोट कर लेना, समरी को दिमाग में आपके सेट हो जाएगा एकदम से। नाउ द फोर्थ सिचुएशन सिंपली सेज, जहां पर कोई नोटिस जारी किया गया है किसी पर्सन को, तो उस पर्सन की ये ड्यूटी बनेगी कि उस नोटिस का कंप्लाई करे, उसका कंप्लायंस करना है, उसको रिप्लाई देना ही देना है, कंप्लायंस करना है। और अगर वो बंदा अगर कंप्लाई नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर उसने कंप्लाई कर दिया तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये यहां पर देखिए लिखा है, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज and continues to comply with the notice, he shall not be arrested, shall not be arrested, arrest नहीं किया जाएगा in respect of the offense referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is so and so। नहीं है तो फिर नहीं, नहीं तो करो। आगे देखिए सबसेक्शन 6 में कहा कि जहां पर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई, अगर वो पर्सन नहीं अपीयर करता है, फेल कर जाता है कंप्लाई करने में, तो वैसे कंडीशन में पुलिस ऑफिसर क्या कर लेगा, कोर्ट से जाएगा, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाएगा, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। इसको अच्छे से समझ लीजिए। नोटिस भेजा, अब सवाल समझना सीधा, अगर नोटिस भेज दिया तो क्या नोटिस का हम कंप्लायंस नहीं करते हैं तो पुलिस वाला हमें अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसका जवाब यहीं पर है। एनीबडी यहाँ राइट पे आंसर बताइए यहाँ सर। सर अरेस्ट कर लेगा? यहाँ पे तो लिखा, अरेस्ट कर क्या लेगा सर अगर हम लोग कंप्लाई नहीं करेंगे तो। हाँ इसमें लिखा है ना सेक्शन 3 सेक्शन 6। और विद द परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर तो सर है कि परमिशन वाली बात होगी, तो अरेस्ट कहाँ किया उसने? जब सर परमिशन ही ले रहा है सर, तो अरेस्ट कहाँ किया उसने? जब मैं कह रहा हूं परमिशन ले रहा है सर, तो अरेस्ट कहाँ करेगा? वो अरेस्ट तो कर ही नहीं पाएगा। पहले तो जाओ बेटा परमिशन लेके आ, हम तो चौड़े होकर यहाँ पे बैठे लिखा, रहेंगे पुलिस वाले के पास। ये लिख रहा है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं, हम्म जब बंदा जो अक्यूज पर्सन है ही डजंट कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड इन द नोटिस, उसके हम्म बाद वो कंपिटेंट कोर्ट के पास जाएगा और हम्म उन्हें अरेस्ट कर लेगा जो भी उन्होंने ऑफेंस किया होगा। अब कंपिटेंट कोर्ट के पास जाएगा तो फिर तो वहां से तो वारंट ही लेना पड़ेगा ना उनको इन दिस बिहाफ। तो उनको अरेस्ट करेगा, जो भी ऑफेंस उस नोट्स में मेंशन हुआ होगा तो उसके लिए फिर उनको अरेस्ट ही करना पड़ेगा, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेगा व्हिच आर मेंशन्ड इन द नोट्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, अरेस्ट करेगा कि नहीं वो इतना बताइए मुझे। बिल्कुल सर, करेगा अरेस्ट करेगा कर लेगा सर। सर, वो भी सवाल है ना मेरा जो देखिए सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट कम। ये आवाज इनकी आ रही है, रिप्लाई हो रही है, इनको इको बंद कीजिए, किसी का ऑडियो ऑन है, थोड़ा इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हाँ देखिए, मेरा सीधा क्वेश्चन है, आराम से सुनिएगा, मैं बहुत स्लो मोड में बात कर रहा हूँ। व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ सच नोटिस इश्यूड टू हिम, उस किसी पर्सन को अगर उसको पुलिस ने नोटिस दिया एज पर सबसेक्शन 335 का सबसेक्शन 3, और उसका वो कंप्लायंस नहीं करता है, तो क्या नॉन कंप्लायंस में अरेस्ट हो सकता है? दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल सर यस होगा सर, ना, हो सकता है। क्योंकि अथॉरिटी का ऑर्डर किस है। प्रोविजन में दिया है कि अरेस्ट कर लेगा, ये बताइए मुझे जल्दी से। सर, ये है 186 एस, यही है मतलब। 186? ये 186 में कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को, यहाँ पर बताइए। मैं आईपीसी की क्योंकि वहां पे मतलब ऐसा ही सर कोई सेक्शन है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर होगा तो उसको कंप्लाई नहीं करेगा बंदा, तो उसके खिलाफ तो ऐसे भी वो तो लगेगा ना सर, एफआईआर तो लगेगा, तो अरेस्ट तो होना ही है। लेकिन आप सीआरपीसी का या बीएनएसएस का सेक्शन मुझे याद। अच्छा, तो पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस? बिल्कुल सर। यस और नो? द आंसर इज नो। क्यों सर? आप बताइए, मैंने गलत बोला तो आप मुझे बताइए, काटिए मेरी बात को, बताइए, मैंने तो कहा नो। मतलब सर आप ये अनिल बता रहे कुमार हैं की गाइडलाइंस के पुलिस ऊपर में कह रहे ऑफिसर हैं सर में आप। नहीं, वो गाइडलाइन को छोड़ दीजिए, मैं गाइडलाइन पर जा ही नहीं रहा हूँ अभी। पुलिस आप लिख रहे ऑफिसर में अरेस्ट सच पर्सन हैं फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस, यस और नो? द आंसर, मेरा आंसर है नो। पुलिस मैं ऑफिसर लिख रहे कैन नॉट हैं अरेस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस, क्योंकि नोटिस जब जाता है सर, अच्छा नोटिस कैसे जाएगा, पहले नोटिस भी मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ नहीं है, आप आइए इसमें मैं दिखा देता हूँ, नोटिस पहले दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड होल्ड कीजिए आप। ये ए मैं जो पहले आपको, वाला। हाँ ये मैं नोटिस दिखा देता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट निकाला, ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल,
फर्स्ट शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिस आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। नोटिस नोटिस जो है ये आपको यहाँ पर आएंगे, FIR फर्स्ट शेड्यूल, हाँ ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। इसके बाद नहीं, सॉरी, सेकंड शेड्यूल आना है ना, सेकंड शेड्यूल डालना होगा, CCOND सेकंड। हाँ ये देखिए सामने है आपके नोटिस, ठीक है। तो नोटिस आपका सेकंड शेड्यूल के फर्स्ट में दे रखा है साफ साफ, नोटिस फॉर अपियरेंस बाय द पुलिस, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। सेक्शन भी आपके सामने 35 का सब सेक्शन 3, क्लियर है। इस तरह के फॉर्मेट में नोटिस जाता है जो पुलिस वाले भेजते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर आपको मिल गया, पुलिस स्टेशन मिल गया, ये सारा फॉर्मेट है। अब यहां पर मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि भाई इस नोटिस में हमको नोटिस मिल गया। अब यहाँ नोटिस में यहाँ देखिए दिख रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने लिखा है इन परसुएंस ऑफ सो एंड सो सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3, आई हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ FIR नंबर सो डेटेड सो एंड सो अंडर सेक्शन, यहाँ पर आई मजेदार बात, ये पर आई, यहाँ पर मजेदार बात आई, इसको जरा कंसीडर कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए अंडर सेक्शन, तो अंडर सेक्शन जो भी सेक्शन यहाँ मेंशन हो गया, ठीक, रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन सो एंड सो, इट इज रिवील्ड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन यू टू अ सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज from you in relation to the present investigation, hence you are directed to appear before me at 8 AM PM, जो भी है यहाँ पर, जहाँ पर बुलाना है वहाँ पर, ठीक है। पुलिस स्टेशन, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस। अब यहाँ पर ये हो गया सील, ठीक। अब मेरा सीधा सवाल है कि मेरे को ये नोटिस मिला, मेरे क्लाइंट को ये नोटिस मिला, मैंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया, भाड़ में जाए पुलिस, मेरे को डर नहीं लगता, मैं नहीं रिप्लाई करूंगा। नाउ जिस सेक्शन का जिक्र इसमें किया गया है, जिस FIR का जिक्र किया गया है, FIR में जिस सेक्शन का जिक्र किया गया है, क्या उस सेक्शन के लिए मेरे को पुलिस वाला सीधे सीधे अरेस्ट कर सकता है, मेरे क्लाइंट को सीधे सीधे अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन, मेरे को बस इतना जानना है। इसका जवाब अगर आपको देखना है तो आपको सब सेक्शन C को अच्छे से पढ़ना, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, आप जल्दी से बोलिए। लास्ट जो ऑफेंसेस मेंशन होंगे में, वो भी देख रहे हैं कि वेदर दोज ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, उसी हिसाब से तो अरेस्ट कर दिया जाएगा। इफ द ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड इन द नोटिस डिस्क्लोज द कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन और कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर तो अरेस्ट। तो ये बताइए नोटिस भेजेगा किस मामले में, कॉग्निजेबल में भेजेगा या नॉन कॉग्निजेबल के लिए भेजेगा, या किसी के लिए भी नोटिस भेज सकता है? पहला सवाल सीधा। किसी के लिए भी नहीं, गलत बात। नोटिस भेज सकते हैं ना, क्या सिविल मैटर में भी जाते सर, सिविल नहीं नहीं नहीं, नोटिस वो नोटिस अलग है, यहाँ नोटिस अलग है। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, 35 के 3 में कौन सा नोटिस इशू होगा? यहाँ क्या लिखा है, ऐसे मत बोलिए आप लोग, क्या लिखा है? ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे कुछ भी हवा में बात नहीं करना है। क्या लिखा है? ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल, नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ, सॉरी छोड़ दीजिए। ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस क्यों आएगी करने के लिए आपको उंगली? पुलिस तभी करेगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। पनिशमेंट इज नो इशू एट ऑल, पनिशमेंट का कोई इशू है ही नहीं इसमें, चाहे उसमें 1 महीने का अरेस्ट भी कर सकती है सर। हाँ, तो यही तो मेरा सवाल है, दिस इज माय क्वेश्चन। क्या अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का नोटिस जारी हुआ है, सो वेदर द पुलिस कैन अरेस्ट इन द नॉन कंप्लायंस ऑफ द नोटिस? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन। या मैं अगर रिप्लाई ना करूं तो क्या होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर वो जहाँ भी मिलेगा, ये पकड़ा जाता है कहीं से भी, तो वो अरेस्ट कर लेगी उसको सर। कॉग्निजेबल होना चाहिए, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो देन पुलिस इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट दैट वेरी पर्सन। नहीं अरेस्ट करेगी, जहां आपने नोटिस कर दिया, ये बड़ा पॉइंट पकड़िए, ध्यान से सुनिए। मैंने किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका लिंक समझिए, कनेक्शन समझिए। अगर मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस के पास अथॉरिटी है बिना वारंट के अरेस्ट करने का, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। भाई पुलिस ने सिलेक्ट किया, मैंने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनना बात को, पॉइंट को समझिए। Police has decided, even though you have committed a cognizable offense, but we have decided that not going to arrest you at all without a warrant. हम आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव सेंड मी 35 सबसेक्शन 3 नोटिस, इशूड नोटिस। व्हाई इशूड नोटिस? नोटिस कब इशू किया जाता है, इस बात को दिमाग में डाल लो आप। जब आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं भागोगे, तुम देश छोड़ के नहीं भागोगे, इन्वेस्टिगेशन में तुम टेम्परिंग नहीं कर रहे हो, विटनेस को डरा धमका नहीं रहे हो, हमको तंग नहीं कर रहे हो, कोई फर्दर ऑफेंस, वो संतुष्ट है इस बात से, तभी ना कि मैं फर्दर पाप नहीं कर रहा हूं, तभी ना वो नोटिस भेज रहा है।
शाहरुख खान को मैंने एग्जांपल दिया, क्या शाहरुख खान साहब को अरेस्ट कर लेगा? नहीं कर सकता, वो नोटिस भेजेगा, क्योंकि वो भाग नहीं सकते, वो ऐसे शख्सियत हैं, वो देश छोड़ के भाग नहीं सकते। शक्ल देख के कहीं ना कहीं लोग पकड़ लेगा उनको, नहीं भाग सकते वो टेम्परिंग नहीं कर सकते, जहां नाम आएगा खुद ही फंस जाएंगे, फर्दर ऑफेंस ही कैन नॉट कमिट। तो जहां हम, यही बड़ी मजेदार चीज पकड़नी, यही चीज मैं सिखा रहा हूं, इसको पकड़ लेना ध्यान से, एग्जाम में इसको पकड़ के मतलब रगड़ देता है इसमें, इंटरव्यू में ज्यादा छीलेंगे। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, एडीजे वाले के लिए ज्यादा और सिविल जज के लिए भी, कैसा भी क्वेश्चन होगा यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, बस लीगल वर्ड्स इस्तेमाल करना। तो क्या कर रहा हूं मैं, अगर एक बार आपको नोटिस देने के लिए पुलिस ने ठान लिया, इसका मतलब कि आप थोड़े साफ सुथरे इंसान हैं। लेकिन अब मैं खुद से कमीनापंती दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, कमीनापंती दिखा रहा हूं कि भाई मैं रिप्लाई करूंगा नहीं, जा तेरे को जो करना है कर ले। नाउ इस कंडीशन में क्या पुलिस वाला अरेस्ट करेगा? मेरा आंसर है नो। आपका क्या आंसर है वो बताइए जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड, हाँ या ना। नोटिस पे तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो नहीं आता है फिर वारंट इशू होंगे तो वारंट पे वो कर लेगा सर। तो फिर वारंट इशू कराएगा, वारंट इशू करेगा, ठीक है, आपका ये कहना। चलिए और कोई आंसर फटाफट जल्दी से। सर नॉन कंप्लायंस का तो फिर उसका तो अलग ही ऑफेंस बनेगा ना, फिर उसका तो अलग ऑफेंस वो बनेगा अलग कहानी, उसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, नोटिस का नॉन कंप्लायंस करने पर आप मुझे अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना बताइए, हाँ कि ना। उतना नहीं घुमाइए मेरे को गोल गोल। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा सर, शायद पुलिस का होगा डिस्क्रिशनरी पावर, करे या ना करे, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो करें इसको अरेस्ट या ना करें। देखिए सब कुछ आंसर यही लिखा है, आप लोग पढ़ने से बचते हैं, देखिए ध्यान से, सब सेक्शन 6, वेयर पुलिस सच ऑफिसर में पर्सन एट एनी टाइम, वेयर सच पर्सन, सच पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको नोटिस जारी किया गया है, एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विथ द टर्म्स ऑफ द नोटिस, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, नोटिस के टर्म्स कंडीशंस के साथ फेल कर जाता है, कंप्लायंस नहीं करता है, या इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या वो सामने आता ही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कराता है। क्या लिखा है? द पुलिस ऑफिसर मे लिखा है, में कर सकता है, में कर सकता है, करेगा नहीं, शैल नहीं है, में लगा हुआ है, मतलब पुलिस वाले का मन होगा तो कर लेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। लेकिन कह रहा हूं, में के बाद मैंने नहीं लिखा है कॉमा, ये पप्पा जी ने लिखा है, लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। पुलिस को अथॉरिटी नहीं मिल रही है, क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन, किसके अधीन? सच ऑर्डर्स, कौन से ऑर्डर्स? वैसे ऑर्डर्स जो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जारी किए हैं। तो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर्स के अधीन रहते हुए पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता। अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि अरेस्ट कर लो तो अरेस्ट कर लेगा, अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया तो नहीं करेगा। तो पुलिस वाला किसका गुलाम? कोर्ट के आदेश सर का गुलाम, कोर्ट के आदेश का। कॉम्पिटेंट कोर्ट के आदेश का गुलाम हो गया। ये पुलिस वाला कब फंसा? जब ये नोटिस जारी कर गया तो फंस गया। यानी कि नोटिस जारी करने के बाद पुलिस वाले के हाथ पर बंध जाते हैं, वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, और करता है तो वो इलीगल अरेस्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोविजन कह रहा है। जब आपने वंस यू हैव शूट द नोटिस, तो उसके लिए यहां पर ये सिचुएशन है। ये बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मैं अभी तक का बता रहा हूं। अब वो अलग क्या कहानी हो गई, पुलिस मैं वाला, आपको फिर एक अलग चीज बता रहा हूं। एक और कहानी इसमें बनेगी कि भाई आपने अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के किसी भी नोटिस का अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, देयर विल बी एन ऑफेंस, वो ऑफेंस बनेगा। वो बीएनएस में कहानी हम देखेंगे, फिलहाल अभी कचरा नहीं फैला रहा हूं, थोड़ा आपको साफ सुथरे लेके चलता हूं, फिर मैं आप लोग को सब लिंक विंक कनेक्शन सब करके दूंगा। मगर वो एक एक्चुअली अलग सर, एक मामला बनेगा, ऑफेंस वो अलग कहानी। हाँ बोलिए। सर लिंक करने से हमें तो फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बिल्कुल हम मिलेगा, लेकिन अब वो सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है, मैं बता दूंगा। उसमें उसमें कुछ नहीं, जैसे एक हम, ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, दैट इज द पॉइंट। हाँ अब बताइए। तो हमारे एक एग्जांपल भी है ना, यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल रही है, और इससे हमें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इसको रीड विथ करेंगे हम बीएनएस से किसी सेक्शन की, वो इधर मिलता है, तो हमें तो वो वाला भी क्लियर होगा, और ये उसकी एग्जांपल हमें मिल जाएगी हाँ यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ करना थोड़ा ही है, ये तो आप भी कर सकते हैं, खेलकूद का काम है, इसके लिए कुछ करना नहीं। फर्स्ट शेड्यूल में जाइए। ये क्या अपराध मैं मेरे घर से थोड़े बना के लेके आऊंगा? आइए फर्स्ट शेड्यूल में, हाँ ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। अब इसमें जाइए, फर्स्ट शेड्यूल में, या यहीं पर आपने सर्च कर लिया नॉन कंप्लायंस, अगर है तो आगे है कहीं नॉन कंप्लायंस, अगर आपको दिखता है तो सर्च कर लीजिए। इतना छोटा काम तो आप कर सकते हैं। क्या अगर मैं नॉन कंप्लायंस करता हूं पुलिस के नोटिस का, इसके लिए कोई पनिशमेंट है? इज देयर एनी पनिशमेंट? नॉन कंप्लायंस
पब्लिक सर्वेंट। ऐसे नहीं, लेकिन दैट इज द ऑर्डर ऑफ, ऐसा नहीं होगा सर, लेकिन ऑर्डर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी उसकी वायलेशन तो है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो हाँ, वो अलग उस कहानी हिसाब हो से तो वहां पे जाएगी। तो बीएनएस। तो उसके लिए देखिए, फिर मैं जी सर। क्या कह रहा हूं, आप बात को हम लोग थोड़ा फंस जाएंगे। देखिए थोड़ा सा रोकता हूं इसको। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जिस सेक्शन का जिक्र किया गया है, किसमें, नोटिस में, उस सेक्शन के अंदर उस एफआईआर के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या लिख रहा है, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। नोटिस में आपने क्या दिखाया था मुझे, कहां गया नोटिस का, मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया ना अभी। तो नोटिस के फॉर्मेट में क्या लिखा है, एफआईआर नंबर लिखा है, सेक्शन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसमें टाइम कंडीशन दिया है कि हाँ भाई है। तो उस टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं अपियर नहीं कर रहा हूं, तो तुम किसके लिए अरेस्ट करोगे, नॉन कंप्लायंस के लिए नहीं कर रहे हो आप, यहां पर एफआईआर वाले इसके लिए, इस अपराध के लिए कर रहे हो। आप इसके लिए अरेस्ट कर ही नहीं रहे हो मेरे को, सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं इसमें उलझना है। ठीक है, नाउ आगे थोड़ा सा कंप्लीट होने दीजिए, आगे सुनिए। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफेंस नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब यहां तो एक चीज मैंने पहले बता दी आपको क्लियर करके, आपको डाउट है तो देख लीजिए। इसमें लिखा है इन्होंने कि सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। सो कोर्ट के, कॉम्पिटेंट कोर्ट के आदेश के सब्जेक्ट टू रहते हुए, यानी अधीन रहते हुए, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द ऑफ नोटिस। मैं फिर से इसको दिखा देता हूं, ये क्या लिखा है इन्होंने, ये यहां पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ऑफेंस में, अरे यार इसका कलर चेंज करना था मुझे, ये देखो, ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। तो जो मेंशन किया है ऑफेंस नोटिस के अंदर, उसके लिए अरेस्ट करेगा कोर्ट। किसके लिए आदेश करेगी भैया, एफआईआर जो हुआ उसके लिए ना, कि इसमें अरेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, उसकी बात नहीं कर रहा। आगे सुनिए, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी in case of an offense which is punishable for of imprisonment of less than 3 years। अगर 3 साल से कम का अगर दंड है, तो डीएसपी के ऑफिस सो कॉल्ड ऑर्डर के बिना, उसके प्रायर परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन कहता है, एंड सच पर्सन इज इनफर्म और इज अवर 60 ईयर्स ऑफ एज। तो 60 साल से ऊपर है तो, या इनफर्म है तो, मतलब बीमार है तो, उस कंडीशन में उसको तीन कंडीशन हो गए, लेस देन 3 इयर्स का सजा होना चाहिए उस अपराध के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बंदा इनफर्म होना चाहिए, या वो 60 साल से ऊपर या 60 साल से अधिक का आयु का होना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन हो गया, तो फिर कोई इसमें हो ही नहीं सकता अरेस्ट। तो आपको क्लियर कर दिया। देखिए 2 चीजें हो गई, 2 चीज में एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में डाल लीजिए। नोटिस में जो ऑफेंस बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोटिस में जो ऑफेंस बताया है, उस ऑफेंस के लिए पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर रहा है। नॉन कंप्लायंस के लिए अलग बात हो गई। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नोटिस में मेंशन्ड ऑफेंस की बात कर रहे हैं, उसके लिए अरेस्ट नहीं कर सकता है। जो एफआईआर उसने जिक्र करा है, एफआईआर में जो ऑफेंस जिक्र कर रखा है, केस नंबर जो जिक्र कर रखा है, उसके लिए मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर रखिए इसको, अब आगे नहीं अभी इसमें लगाई। हाँ, बीएनएस वाला आएगा, बीएनएस वाला मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, सब बताऊंगा आप लोग को। नाउ वन एक क्वेश्चन है सर। आप बोलिए सर, पहले क्वेश्चन। नोटिस, हाँ, नोटिस सेक्शन 35(3) या 41 41 41A CRPC से, हाँ 41A को अगर हम लोग हटा देते हैं, 41I 41I के अंदर में अगर नोटिस भेजते हैं पुलिस वाला, आई में कहाँ सर नोटिस इशू होगा, हाँ मेरे पास है ना सर। तो कौन सा भेजे, दिखाइए अभी तो मेरे को, आई में कहाँ नोटिस है, आप भेजिए। ए में होता पता है नहीं सर, सर उसमें, टोटल हाँ ए है ए में 40। होता है, आई नो ए में होता है, राइट, इतना तो पता है। 41A में ना सर, नहीं नोटिस जो भेजेगा सर, मैं पुलिस वाला 41A में भेजा होगा ना आपके पास। एक मिनट सर, मैं नाम हटा देता हूँ। हम्म, इसको मैं पहले पॉज कर देता हूँ, अननेसेसरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी फिर। देखिए सेक्शन 35 में टोटल सब सेक्शंस कितने हैं हमारे पास, 7। ठीक है, तो ये इतना दूर क्यों है, हाँ 35(1) से लेके 35(7) तक हमारे पास है। क्लियर। 35(1) में हमारे पास क्या लिखा है, अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन है, विदाउट वारंट का प्रोविजन यहां दिया हुआ है। ठीक, इसमें ए से लेकर के जे तक का प्रोविजन है। इसमें मैंने आपको कैटेगरी बता दी, ए से लेकर सी तक में
आपको ऑफेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा है, और बाकी जो है डी से लेकर के जे तक की आप बात करोगे तो ये ऑफेंडर के बेस पर बांटता है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद 35 के 2 में जब आप आओगे तो यहाँ कहता है कि भाई विथ वारंट लाना है। ठीक, विदाउट वारंट की बात खत्म हो गई, विथ वारंट। उसके बाद आइए 35 का 3, इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं, नोटिस इशू करने का जो खेल है वो 3 में आता है। ठीक है, उसके बाद 35 का 4 देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। 35 का 4 क्या लिखा है, ये ड्यूटी बाउंड है, तो क्या लिखना है, पर्सन इज ड्यूटी बाउंड, सो ड्यूटी बाउंड टू कंप्लायंस, ड्यूटी बाउंड फॉर कंप्लायंस ऑफ नोटिस। नोटिस जारी होता है, याद रखिएगा, नोटिस जारी होगा 3 में, और इसका फॉर्मेट मिलता है अपना जो सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 सेकंड शेड्यूल, ये समरी हो गया। तो कंप्लायंस करना है 35 के 4 के अकॉर्डिंग। 35 का 5 में क्या कहा, एक लाइन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। यहां पर इन्होंने कहा है कि भाई कंप्लाई करो, कंटिन्यू करो, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। अगर वो कंप्लाई करता है कंटिन्यूस उससे, तो उसके साथ क्या होगा, शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस जो रेफर किया गया है नोटिस में उसके लिए, अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, वो कर सकता है। तो यहां पर 5 के अकॉर्डिंग कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कर रहा है तो कंप्लायंस कीजिए, नो अरेस्ट। सो इफ देयर इज कंप्लायंस देन नो अरेस्ट। ओके, 35 का 6 में मैंने आपसे क्लियर कहा कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के आदेश पर होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो जब भी पढ़िए तो 35, मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, 35 को आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है 35 6 के साथ। इन दोनों को मिला के पढ़िए, हमेशा इन दोनों को लिख करके पढ़िए। ठीक है, 35 5 6 7 में तो कुछ करना नहीं, 7 में तो कंडीशंस दे रखे हैं 35 के 7 में, कि यदि क्या होगा, अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यहाँ लिखा है इन्होंने कि कॉग्निजिबल ऑफेंस है, लेकिन क्या लिखा है इन्होंने, सो कॉल्ड 3 साल से कम का है। यहाँ पर सॉरी, कॉग्निजिबल लिखा है नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ सिर्फ लिखा है कि ऑफेंस पनिशेबल है लेस देन 3 ईयर्स से। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, यहाँ लिखा है सिर्फ ऑफेंस। तो यानी कोई भी ऑफेंस होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये गड़बड़ हो रहा है फिर, कि कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल प्लस नॉन कॉग्निजिबल हो जाएगा फिर ये ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली, इसको मैं फिर से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफेंस नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी इन केस ऑफ एन ऑफेंस। अब यहाँ इन्होंने सिर्फ ऑफेंस लिखा है, ना तो कॉग्निजेबल लिखा है ना तो नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, सो इट इज नॉट क्लियर। तो हम यहाँ पर एक रैंडम ले सकते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन अभी लगा देंगे कि ऑफेंस तो भाई 2 तरह का होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। सो ऑफेंस का मतलब कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल में तो खैर अरेस्ट कर ही लेगा, सो नॉन कॉग्निजेबल में भी अरेस्ट कर सकता है, ये यहाँ पर आप निकाल लीजिए, नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेस देन 3 इयर्स का दंड है, तो अरेस्ट नहीं करेगा, करेगा तब जब डीएसपी का परमिशन होगा, तब अरेस्ट करेगा, लेकिन डीएसपी के परमिशन के साथ करेगा, प्रायर परमिशन के साथ। ठीक है, और वो भी कब, किस कंडीशन में लगा रहा है, अरेस्ट कब करेगा, जब अरेस्ट उन लोगों को भी कर सकता है जो इन्फर्म है या 60 साल से ऊपर है, तो उसके लिए कह रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का हमको प्रायर परमिशन चाहिए, तब अरेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये वाला मामला है, तो इसमें कुछ नहीं करिए, डीएसपी का प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन। अब ये सभी क्या है पता है, ये सब जो ले, जितना परमिशन लेगा उतना इनका का मौका मिलता है, आगे करप्शन वाली बातें होती रहती हैं। ओके, चलिए, तो इस वाले पार्ट में आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कल के सेशन में आप लोग पूछ लेना मेरे से, जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिलहाल